कि हम हर सोमवार को आपको आपके एक फ़ंड मैनेजर से मिलाते हैं। तो आज हमारा जो फ़ंड है फोकस में वो है कोटक फ्लेक्सी कैप फ़ंड। कोटक म्यूचुअल फ़ंड की तरफ से ये फ़ंड है और हाल ही में इस फ़ंड का जो एयूएम है वो लगभग 38,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। हर्षा उपाध्याय सीआईओ इक्विटी कोटक एएमसी मेरे साथ जुड़ गए हैं और इन्हीं से अब बात करते हैं इस फ़ंड पर। हर्षा, धन्यवाद आपका समय निकाला आपने हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और कोटक फ्लेक्सी कैप फंड पर हमारी बातचीत होने वाली है। तो द एलिफेंट कैन डांस इस नाम से जो है बताया जा रहा है इस फंड को। तो एलिफेंट शायद इसीलिए क्योंकि काफ़ी बड़ा फंड हो गया है, भारी भरकम फंड हो गया है और ऐसे में दर्शक भी हमसे पूछते रहते हैं कि अगर किसी फंड का एयूएम इतना ज़्यादा है तो फंड मैनेजर के लिए उस फंड को हैंडल करना कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा। क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे दर्शकों को? कविता जी, जरूर फंड का जो एयूएम है वो करीब करीब 40,000 करोड़ है। लेकिन ये एक दिन में नहीं बिल्ड हुआ है। ये एक दशक के अवधि में एयूएम ऊपर गया हुआ है। तो उस हिसाब से जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन है वो, जब ये फंड छोटा था तभी भी वही था और आज के दिन में भी वही है। तो हम जो स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं या सेक्टर्स को जो प्रिफर करते हैं उसका जो डिसिप्लिन है वो बरकरार है। हम क्या देखते हैं इस फंड में, जो कंपाउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो बोलते हैं अंग्रेजी में, जो स्टॉक्स को जो आप बाय एंड होल्ड करके काफी टाइम तक रख सकते हैं और वो ग्रो होते रहते हैं। तो उस टाइप के स्टॉक्स को हम इसमें चुनते हैं। जहां जहां पे भी स्टेडी कैश फ्लो जनरेशन है और कैपिटल एलोकेशन पॉलिसीज अच्छे हैं, उन ऐसे स्टॉक्स को हम चुनते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उस पर्टिकुलर बिजनेस में है, उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, और वो बिजनेस कितना स्केलेबल हो सकता है। यानी कि अगर आप उसी स्टॉक पे इन्वेस्ट करके लगे रहते हैं तो क्या वहां पे स्केलेबल अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। और फाइनली हम ये भी देखते हैं कि मैनेजमेंट का जो अलाइनमेंट है शेयर होल्डर के साथ या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ, वो कैसा है, वो अच्छा है कि नहीं है। एंड फाइनली वैल्यूएशन को हम एक एक बिल्कुल ध्यान से देखते हैं और जहां जहां हमें रीजनेबल या फेयर वैल्यूएशंस लगते हैं वहां पे ये सब फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद हम इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो डिसिप्लिन है ये एक दशक से हम बरकरार रखे हैं। और ये मार्केट का जो वैल्यूएशन के हिसाब से या फेजेस के हिसाब से हम ये डिसिप्लिन को चेंज नहीं करते हैं। तो वो एक खूबी है। और बड़ा फंड होने से ये भी एक एडेड एडवांटेज होता है कि किसी का रिडेम्पशन हो, किसी का इनफ्लो हो, उससे ज्यादा फंड पे असर नहीं पड़ेगा। तो यानी कि एक स्टेबल फंड आप बोल सकते हैं। हर्षा, अब चलिए फ़ंड के बारे में, एयूएम के बारे में आपने समझाइश दे दी, लेकिन फ़ंड की बारीकी में मैं जाऊँ उससे पहले थोड़ा सा हम बाज़ार की चाल की बात कर लेते हैं, क्योंकि बाज़ार में तो मार्केट रैली की पार्टी चल ही रही है। ये पार्टी आगे कब तक बरकरार रहेगी और कितने ऊंचाई पर बाज़ार जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या आपको लगता है कि जो वैल्यूएशंस हम देख रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हो चुके हैं और पार्टी का बस अब ये क्लाइमेक्स फेज़ है जो हम होता हुआ देख रहे हैं? क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आप अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी देखेंगे तो अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी अभी भी मिड टीन्स में एक्सपेक्टेशंस है और ये आ भी सकता है, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस मॉडरेट हो रहे हैं और होने का और आशंका भी है। तो ये इसके बाद अर्निंग्स में जो एक तरह से एक मोमेंटम जरूर देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से हमें नहीं लगता है कि आज के दिन में मार्केट पीकआउट हो रहा है, लेकिन जरूर थोड़ा बहुत वैल्यूएशन पे जो कंफर्टेबल सिचुएशन था वो नहीं रहा। मार्केट शॉर्ट टर्म में काफी ऊपर आया हुआ है। तो उस हिसाब से जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको ये तो ध्यान में रखना चाहिए कि वोलेटिलिटी बढ़ सकता है यहाँ इस लेवल से आगे। और जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो वो 3 या 5 साल के निवेश के हिसाब से करना चाहिए। तो हर्षा, अब ये बताएं कि क्योंकि हम वैल्यूएशंस की बात कर रहे हैं तो ऐसे में मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर लोग बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं कि अब यहाँ पर कितनी तेज़ी अब बाकी है। जो तेज़ी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट ये हाइस के आसपास ही घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं इंडेक्स, लेकिन क्या और स्टीम बचा हुआ है?
एक या दो महीना और हम रन अप क्या होता हुआ देखेंगे, या आपको लगता है कि अब हो गया काफ़ी? देखिए, शॉर्ट टर्म में कैसे कोई भी सेगमेंट या मार्केट का मूवमेंट रहेगा वो तो बोलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ज़रूर ये बात है कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप में काफ़ी शार्प रैली दिखाई दिया है और उस हिसाब से यहाँ पे जो वैल्यूएशंस है वो लार्ज कैप सेगमेंट से भी ज़्यादातर हायर लेवल पे है। तो उस हिसाब से यहाँ पे वोलेटिलिटी शायद थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा आगे जाके। और यहाँ पे और एक बात है कि जो एक्सपेक्टेशंस है निफ्टी के अर्निंग्स ग्रोथ नेक्स्ट 2 इयर्स के, तो उसमें 14 से 16% के उम्मीद है। लेकिन मिड कैप्स या स्मॉल कैप बास्केट को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस इससे भी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से जो आप बोल सकते हैं एक तरह से रूम फॉर डिसअपॉइंटमेंट जो है वो थोड़ा मिड कैप्स और स्मॉल कैप में ज़्यादा है। तो उस हिसाब से यहाँ से जो अर्निंग्स डिलीवरी होगा मिड कैप्स और स्मॉल कैप में वो बहुत ही क्रूशियल रहेगा और उस हिसाब से शायद मार्केट में मूवमेंट देखने को मिले। चलिए, तो बाजार की चाल का चेकअप तो हमने कर लिया, लेकिन हर्षा थोड़ा सा फंड की ओर हम रुक करते हैं, क्योंकि एक फ्लेक्सी कैप फंड है जिसमें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों में ही फंड मैनेजर पैसे लगाते हैं। तो अगर हम मार्केट कैप के लिहाज से समझना चाहें तो आपने एक्सपोजर तीनों कैटेगरीज में किस तरह से विभाजित किया हुआ है, दर्शकों को क्या समझाएंगे? देखिए, जनरली हमने इसको लार्ज कैप ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप के तरह मैनेज किया हुआ है। ये काफी लोग सोचते हैं कि शायद साइज बढ़ने के बाद ऐसे हमने किया है, लेकिन वो बात नहीं है। हम एक दशक पहले से भी उसको एक लार्ज कैप टिल्टेड फ्लेक्सी कैप की तरह ही मैनेज कर रहे थे, क्योंकि हमारा मानना है कि सिर्फ मिड कैप्स और स्मॉल कैप लेने से परफॉर्मेंस नहीं आता है, तो उसके अलावा सेक्टोरल डिविएशन या स्टॉक सिलेक्शन कॉल से भी परफॉर्मेंस आता है और दोनों चीजों से रिस्क भी एक तरफ से फंड में ऐड होता है। तो ओवरऑल रिस्क को मेंटेन करने के लिए हमने एक असेट एलोकेशन पैटर्न चुना हुआ है, तो वो है 65 to 75% लार्ज कैप एलोकेशन और बाकी जो रहेगा वो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में रहेगा। और आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 71% का लार्ज कैप एलोकेशन। तो हर्षा, क्लियरली हम कह सकते हैं कि ये एक लार्ज कैप बायस्ड फंड है। लेकिन अब इसी कैटेगरी में अगर मैं लार्ज कैप में ही बात करूं तो ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर आप थोड़े से बुलिश हैं और शायद आने वाली तिमाहियों में भी आपको लगता है कि ये जो सेक्टर के स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में आप रखना चाहेंगे? देखिए, हमें लगता है कि डोमेस्टिक ग्रोथ जो है वहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और ज़्यादा रेजिलिएंट भी रहेगा ग्लोबल ग्रोथ के कंपैरिजन में। तो उस हिसाब से हमारा जो पोजीशंस या ओवरवेट पोजीशंस हैं वो डोमेस्टिक सेक्टर्स पे डिपेंडेंट है और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, सीमेंट और इंडस्ट्रियल्स, ये चारों सेक्टर्स एक तरफ से ओवरवेट बोल सकते हैं आप। और यहाँ पे पहले जो दो सेक्टर्स है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑटो सेक्टर, ये दोनों सेक्टर्स में अर्निंग्स ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन जो है वो मार्केट एवरेज से भी बेहतर है अगले 2 साल के लिए। तो हमें लगता है कि यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और अगर आप इंडस्ट्रियल्स और सीमेंट को देखते हैं तो यहाँ पे एक तरफ से ग्रोथ का कोई चिंता नहीं है और जैसे इन्फ्लेशन मॉडरेट हो रहा है तो इनपुट प्राइसेस या एनर्जी कॉस्ट का जो कम होने का एक्सपेक्टेशन है उससे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा और अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छा रहेगा ये दोनों बास्केट में। तो ओवरऑल ये 3-4 सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमारा ओवरवेट पोजीशन है आज के दिन। हर्षा, क्योंकि आपने बैंकिंग और फाइनेंशियल्स का यहाँ पर जिक्र किया है, बैंकिंग स्पेस के बारे में बहुत ज़्यादा आकलन ये निकल कर आ रहा है कि जो हमने नंबर्स आते हुए देखे उसके बाद स्पेसिफिक स्टॉक्स में कोई खास मूवमेंट होती हुई नहीं हमने देखी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस स्पेस पे जो अभी फ़िलहाल कीमतें हैं वो पीक आउट हो चुकी हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक अनुमान था उस तरह के नतीजों का, और अब जो सारा फोकस है वो नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे जो अब कुछ समय में आते हुए दिखाई देंगे उस पर होगा? क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि जितना रनअप होना चाहिए था वो अब पूरा हो चुका है बैंकिंग में? देखिए, पीक आउट तो नहीं बोल सकते, लेकिन जरूर ऐसा हुआ है कि एक तरफ से पिछले
12 या 18 महीने से ये सेक्टर परफॉर्मेंस दिया हुआ है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है और शायद हो सकता है कि यहाँ से जो रैली रहेगा इस सेक्टर में वो इतना यूनिफॉर्म नहीं रहेगा और स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, तो उस हिसाब से रिस्क जो है इस सेक्टर में थोड़ा जरूर बढ़ा हुआ है आज के दिन में। लेकिन हमें नहीं लगता है कि यहाँ से ये पिक आउट होते हुए दिख रहा है, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24 या फाइनेंशियल ईयर 25 के अर्निंग्स को देखेंगे, मार्केट एवरेज जो निफ्टी का एक्सपेक्टेशन है 14 से 16%, लेकिन अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स के अर्निंग्स को देखते हैं तो वो जरूर इस लेवल से भी आगे हैं और वैल्यूएशंस भी इतने महंगे नहीं है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगा वो कंटिन्यूअस दिखाई देगा। तो ओवरऑल जरूर थोड़ा बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होते नजर आ रहा है ये सेक्टर, लेकिन इतना भी रिस्क नहीं है कि ये पिक आउट होने का। चलिए मिड कैप स्मॉल कैप के स्पेस की बात करना चाहूँगी मैं, और यहाँ पर आपके फोकस वाले सेक्टर्स कौन कौन से हैं, ज़रा इस पर आप बता सकें। देखिए मिड कैप्स में भी हमारा जो पोजीशनिंग है वो मोरलेस जो हमने 4-5 सेक्टर्स पहले बात की उसी सेक्टर्स में है, और हमें लगता है कि जो मिड कैप स्टॉक्स या स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जो अगर आप बाय एंड होल्ड कर सकते हैं और वो लार्ज कैप हो सकता है, तो ऐसे बिजनेसेस को हम चुनते हैं। हमारे पोर्टफोलियो में काफी सारे ऐसे लार्ज कैप आज के दिन में हैं जो पिछले 4-5 साल पहले वो मिड कैप रहे हैं और एक तरह से कंसिस्टेंट ग्रोथ आने के बाद वो लार्ज कैप में कन्वर्ट हुए हैं। तो उसी हिसाब से हम यही सब क्षेत्रों में हम देख रहे हैं जहाँ पे हमें लगता है कि कुछ और ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रहे हैं और वहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट्स है। बट जरूर वो डोमेस्टिक फोकस है इतने सारे मिड कैप एलोकेशन में। बाज़ार की चाल पे अगर थोड़ा सा हम चर्चा को वापस लेकर आए हर्षा, तो ऐसे में मॉनसून इस पूरा महीना हमने देखा कि अब तक तो आया नहीं है। अब हमारे पास अच्छा खासा जुलाई अगस्त का महीना बचता है जहां पर उम्मीद की जा रही है कि मॉनसून हो। बाकी तमाम ट्रिगर्स हमारी अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन मॉनसून कितना आपके लिए एक कंसर्न है, कितना मूड बिगाड़ सकता है? क्योंकि आरबीआई की कमेंट्री में भी ये कहा गया है कि मॉनसून को देखना होगा, बारिश को देखना होगा, और उसके बाद ही जो फिलहाल राहत मिली है महंगाई से और जो 4% का एग्रेसिव टारगेट रखा है उसको पाने के लिए मॉनसून का ट्रैक में होना बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे आप? ये तो एक रिस्क तो जरूर है, लेकिन बहुत जल्दी है कि उसके ऊपर एक कोई भी टिप्पणी करना, क्योंकि जो जो आज के दिन में वो मानसून का अर्ली स्टेजेस है, तो अभी तक जो हुआ है उसके हिसाब से हम ये तो नहीं बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा सीजन वैसे ही रहेगा। लेकिन जरूर अगले 4 से 6 हफ्ते बहुत ही क्रूशियल रहेंगे इन टर्म्स ऑफ हाउ मार्केट बिहेव्स। और ये भी याद रखना चाहिए कि जो मानसून का जो इम्पैक्ट है वो रूरल इकोनॉमी पे ज़्यादा होता है। ज़रूर ये हुआ है कि पिछले दशक में एग्रीकल्चर डिपेंडेंस जो है रूरल इकोनॉमी का वो कम हुआ है, तो इतना ज़्यादा शायद नहीं दिखेगा जो पहले जब भी मानसून वीक रहता था उस टाइम पे जो रूरल इकोनॉमी पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता था उतना तो नहीं होगा, लेकिन ज़रूर थोड़ा बहुत यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक बात ये भी ध्यान में रखना है, अगर आप डेटा फॉलो करते हैं तो वहाँ पे दिखेगा, अगर मानसून जब भी नॉर्मल लेवल से 6% से भी ज़्यादा नीचे रहता है तभी ज़्यादातर इम्पैक्ट आर्थिक व्यवस्था पे होती है। नहीं तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, वो एक तरफ से मैनेज हो जाता है। तो ये दोनों फैक्टर्स हमें एक तरफ से ध्यान रखना चाहिए कि क्या मानसून नॉर्मल लेवल से कम होगा, और अगर कम होगा तो कितना कम होगा। तो ये दोनों फैक्टर्स लेके हमें पोर्टफोलियो का रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। जरूर थोड़ा बहुत दिक्कत नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से किसी एक वजह से मार्केट पूरा टूट जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हर्षा, एक आखिरी सवाल, किसी निवेशक के पास अगर एक से ज़्यादा फ्लेक्सी कैप हो तो वो किस तरह से इसको रणनीति के तहत आप इसको सही कहेंगे? क्योंकि अधिकतर फ्लेक्सी कैप तो लार्ज कैप बायस्ड ही होते हैं। अब ऐसे में किसी को अगर एक से ज़्यादा फ्लेक्सी कैप रखना भी हो तो क्या ये देखे कि मिड कैप बायस्ड फंड हो, वहाँ पे ज़्यादा इनका एक्सपोजर हो?
देखिए, ये कैटेगरी एक रेगुलर इन्वेस्टर के लिए ज़रूर ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर को लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में एलोकेट करके 3 या 5 फंड्स को लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर एक ही फंड में अगर आप तीनों एलोकेशन पाते हैं, वो अच्छा ही है। और उस हिसाब से जो एक कैटेगरी है, ये कैटेगरी में हमने काफ़ी सालों से काफ़ी सारे फंड्स देखे हैं, जिनके ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छे हैं और जिनका इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन भी अच्छा है। तो उस हिसाब से अगर आप रेगुलर इन्वेस्टर हैं और आपको एक ऐसा एक्सपोज़र चाहिए जिसमें आप रोज़ मिड कैप, स्मॉल कैप्स का या लार्ज कैप्स का एक्सपोज़र ऊपर-नीचे करने का कोशिश नहीं करेंगे आप, और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फंड हाउस या फंड मैनेजर को देते हैं। तो उस हिसाब से एक एक कैटेगरी एक ज़रूर होना चाहिए हर एक के पोर्टफोलियो में, और उसके अंदर कितने फंड्स होना चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं आपके फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से, फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से। बट ज़रूर एक कैटेगरी एक हर एक के पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। चलिए हर्षा उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से बाजार पर बात की और साथ ही कोटक के फ्लेक्सी कैप फंड पर हमारे दर्शकों को, निवेशकों को जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।